कई स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप लोग उस पर चर्चा नहीं करते। तो कोशिश यही थी कि इस तरह के शोज में अब थोड़े से ये लेगार्ड्स पर हम लोग बातचीत करने। बहुत नामचीन कंपनीज हैं, हो सकता है इनमें से कईयों के फंडामेंटल्स अच्छे हो सकता है इनमें से कईयों में कमाई के अभी भी मौके बन रहे हो, और हो सकता है इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, ये स्टॉक्स हमें इवेंचुअली डंप कर देने चाहिए। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, एक एक करके वो सारे स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले रजत दा के लिए लेकर आइए, ओह तेरी स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसके ग्राफिक्स प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये स्टॉक 44-45 सीएमपी मतलब आसपास इस समय का भाव समझ लीजिए 44-45 के आसपास चल रहा है। साल के हाई थे 69 के, तो वहां से ये स्टॉक 36% नीचे है, और साल के हाई छोड़िए उससे पहले स्टॉक ने ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स देखे हुए हैं, तो वहां से तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधा 45% इस समय अपने उन हाई से नीचे कामकाज करता हुआ। हम रिटेल को बहुत उम्मीदें रजत दा इस स्टॉक से, और मैं कई बार चैनल पे जब क्वेरीज लेता हूं तो कई सारे लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड हैं। हम सबको होप है कि ये शायद कल का एक बैंकिंग स्पेस का मल्टी बैगर होगा, पर इस समय भाव में वो नजर नहीं आ रहा। बनेगा ना मल्टी बैगर रजत दा? देखिए आशीष, मल्टी बैगर बनेगा या नहीं वो तो अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज सबको तोड़ ताड़ चुका है, और जब तक ये 48 के ऊपर नहीं चले जाते और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं तब तक इसमें कोई फ्रेश बाई करके कि हम नीचे की लेवल पे लिया है फिर चलेगा ऊपर, ऐसा बोलना मुश्किल है। लेकिन आपके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, ओह तेरी शायद कैपिटल फास्ट रह जाता। तो कैपिटल फर्स्ट का समय तो याद है, क्या रिटर्न्स कमा के दिए थे उस स्टॉक ने। ओह तेरी मोमेंट है हम सब के लिए आईडीएफसी फर्स्ट। तो रजत दा कह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग तो शायद इस स्टॉक से हम लोग को एग्जिट करना चाहिए, और अनटिल एंड अनलेस 48 के ऊपर डिसाइसिवली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेड नहीं करता, शायद इसके हालात नहीं सुधरे। पर अग्रवाल सर, ये इस पे थोड़ा सा फंडामेंटल नजरिया भी चाहिए होगा क्विकली। ये रखना है क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से, या इससे बेहतर बैंकिंग में विकल्प मौजूद है मेरे पास? देखिए लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब इस स्टॉक के लिए होगा वेरी लॉन्ग टर्म। और ये क्या मतलब हुआ? 2-5 साल के लिए इंतजार अच्छा। करता हो तो हो सकता, मतलब ये हो कि 2-5 साल के लिए कोई इंतजार करने की चाहत रखता हो तो अलग बात है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक, और सबसे बेस्ट इन पूरे पायदान पे कहा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक पड़ता है। तो अननेसेसरी इसमें उलझने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ इन तीनों बैंक्स में कोई में भी एक निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं। छोटी अवधि में बात करें तो वोडाफोन में इनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अगर वहां पे कुछ दिक्कत निकल कर आती है तो और प्रेशर देखने मिलेगा स्टॉक में। ओवरहैंग बना हुआ है, तो थोड़ा सा देखिए फंडामेंटली टेक्निकली दोनों तरफ कंसर्न्स आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म, 3-5 साल का टाइम होराइजन हो सकता है एक अच्छा रिटर्न दे दे, पर इस समय पेन है और इस समय जो एक्सपोजर है उसको लेकर कंसर्न्स हैं स्ट्रीट में। यही रीजन है ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा इस समय कामकाज कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन पर, ये होल्ड जो है ये वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, अदरवाइज इस समय के लिहाज से तो ये एग्जिट है। इससे बेहतर बैंकिंग में विकल्प आपको नजर आएंगे। बैंकिंग की बात हुई तो एक और स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, बंधन बैंक। राजेश सर, ये स्टॉक के रिटर्न से पहले दिखा देता हूं। अमूमन 290 के आसपास ये स्टॉक इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। साल के हाई से 430 के, वहां से 1/3 हो गया, मतलब 2/3 रह गई वैल्यू। 32-33% साल के हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ। प्रीवियस पीक था 700 के ऊपर का, तो वहां से 58% का वैल्यू इरोजन बंधन बैंक दिखा चुका है। और राजेश जी, ये अच्छी खबरें भी आई मेरे ख्याल से। कल ही हम लोग एक अच्छी खबर पर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि असम सरकार कुछ ऐसा करने वाली है कि दिसंबर वाला जो मोरेटोरियम था बढ़ाकर मार्च कर देंगे, बहुत बॉटम लाइन में वैल्यू ऐड होती हुई शायद नजर आए। स्टॉक ने रिएक्ट करके नहीं दिया, तो अच्छी खबरों पे भी अब ये बंधन बैंक रिएक्ट नहीं करता। कौन से बंधन में फंस गया भाई? देखिए ये वाकई वो तेरी की बात है कि 700 रुपए का स्टॉक 16,500 के निफ्टी में अभी भी 1/3 के वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 4,000 से ऊपर बैंकिंग आउटलेट्स हैं इसके, जिसमें 1,000 के आसपास ब्रांचेज हैं और 3,000 के ऊपर डीएससीज हैं। जो दिक्कतें हैं वो पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के थी, जो कि अब लगभग सॉल्व हो चुकी हैं।
ग्रुप फाइनेंस के मर्जर के बाद इसमें न केवल बैंकिंग का आपको एक्सपोजर मिलता है बल्कि हाउसिंग फाइनेंस का भी एक्सपोजर मिलता है, और लंबी अवधि में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक तो चला ही नहीं है, दूसरे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि इस बार एनपीएस थोड़े बढ़कर आए थे, लेकिन जिस तरह की खबरें आसाम से निकल कर आई हैं जहाँ कि इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है, मुझे लगता है कि अब एक समय आ गया है कि जहाँ पर एक लंबी अवधि के लिए यहाँ कॉल लेना चाहिए। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 1.5 साल की अवधि में यहाँ से मौजूदा स्तर से 30 से 40% तक के रिटर्न दे दे। तो ये फिर अट्रैक्टिव हो गया। बंधन बैंक बीटन डाउन है, कोई शक नहीं, और इन लेवल्स पर शायद अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स पर उम्मीद जाग रही है कि अब इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से कुछ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो फंडामेंटली तो बंधन बैंक रखा जा सकता है। एक मीनिंगफुल 30-35% का अपसाइड ये तेरी स्टॉक आपको दे सकता है। अगला स्टॉक रजतदा के लिए डॉक्टर साहब स्क्रीन पर एक और बैंक, क्योंकि कई सारे बैंक्स में हम रिटेल में बहुत चर्चा सुनी थी और ये सब मामला फंस रहा है, इसलिए पहले बैंक्स और फाइनेंशियल्स निपटा देता हूं, फिर बाकी पॉकेट्स पे जाऊंगा। अगला है आरबीएल बैंक। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे आरबीएल बैंक के ग्राफिक्स आ गए। 170 अमूमन इस समय का भाव है आरबीएल का, साल के हाई 274 के, तो 38% साल के हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ, और इस स्टॉक ने भी पहले 700 प्लस के जोन्स देखे हुए हैं। तो ये स्टॉक वहां से 76% के डिक्लाइन के साथ खड़ा हुआ है, जब निफ्टी नए नए माउंट्स कॉन्कर कर रहा है, 16 के, 16.5 के, सब माउंट पार कर दिए। ये भाई साहब 78%, 76% नीचे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं दिखाना चाहता था कितने इंस्टीट्यूशंस का भरोसा बना हुआ है, प्रमोटर्स का कितना स्टेक है, पब्लिक के पास कितना माल पहुंच चुका है, वो सब डिटेल्स में जा नहीं रहा हूं, ग्राफिकली आपके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब बढ़िया तरीके से। अच्छा रजत, बेसब्री से मुझे याद है जब इसका आईपीओ आया था, अब तो कुछ 4-5 साल हो गए, वो आईपीओ जब आया था बहुत बेसब्री से स्ट्रीट में इंतजार था। 225 के इश्यू प्राइस, इवेंचुअली चला ये स्टॉक, चलते चलते 700 के पार गया, तो बहुत बढ़िया मल्टी बैगर बन रहा था हमारे लिए। पर वहीं कहीं वो क्यूआईपी हुआ और उसके बाद से वो भाव वापस देखे नहीं इस स्टॉक ने। रजत, अब व्यू क्या बनता है आरबीएल बैंक पे? अब तो कहानी ये हो गई है कि वो लड़का बढ़िया है लेकिन ये ऐब है। अब उस ऐब में ऐसा है कि वीक अर्निंग्स है, एलिवेटेड स्ट्रेस है चार्ट्स पे, या आप तो टेक्नो फंडा भी देखते हैं, क्या माहौल है सर, क्या करना है आरबीएल बैंक पे? देखिए, पहले तो ये चीज बोलना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है डाउन है, वो तो आप कितना विस्तार पे बताया है, और इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त रूप से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो साइडवेज जैसा लगता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक में जब तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस को देखिए, ये अपना 9 डे मूविंग एवरेज को ही तोड़ के ऊपर जा नहीं पा रहा है। कितने दिन से गिर रहे हैं, जुलाई के शुरू से जब से गिरना चालू हुआ है, 9 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब भी उसका ऊपर जाने का चेष्टा कर रहा है, सेलिंग आके इसको नीचे पहुंचा देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके हर खरीदारी और हर उछाल में इसमें फिर से सेलिंग आ जाता है। तो ये कोई कारण से 166 रुपया का लेवल तोड़ दे तो ये 150 के नीचे भी जा सकता है। तो मेरा कहना ये रहेगा कि देखिए, मेरा 30 साल की तजुर्बा में एक चीज मैंने सीखा है, कहीं प्राइस पे करके, राजेश जी जानता है कि इस टाइप का वीक कंपनी में पैसा लगा के पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी बन जाता है, लेकिन मोस्टली यू माइट बी अ लूजर। सो हम तो इसमें पैसा लगाने का सलाह नहीं देंगे सलाह। तो एक डाउन ट्रेंड पे है और फर्दर डाउनसाइड्स खुल सकते हैं 10-20 टके के। हो सकता है ये स्टॉक 150 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आए। तो रजतदा का तजुर्बा कहता है ऐसे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में दाव नहीं लगाना है, एग्जिट करना ही एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर विकल्प। कुछ जाने माने बैंकिंग स्टॉक से अब एक जानी मानी एनबीएफसी की तरफ बढ़ रहा हूं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की डिटेल्स एक्टर आप स्क्रीन पे लेकर आइए राजेश सर के लिए। 390 मोटा मोटी इस समय भाव है स्टॉक का, साल के हाईस 542 के, तो 28-30% साल के हाई से नीचे। और एक ग्राफिक में नजर नहीं आ रहा, वो इससे पहले जो प्रीवियस पीक बनी थी साल के हाई से पहले की कहानी, 750 के प्लस के जोन देखे हुए हैं। तो वहां से तो एग्जैक्टली आधा होके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कामकाज करता हुआ। और राजेश सर, इसके जब अच्छे दिन थे ना तो ढेरों पॉजिटिव, हाउसिंग के लिए एक बहुत बढ़िया
प्रॉक्सी बेट बोला जाता था पर स्टॉक मेरे ख्याल से सारे पॉजिटिव्स को आउटवे कर रहा है इसकी वीक एसेट क्वालिटी। क्या करूं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे? ये तो बाजार की चाल से एकदम विपरीत चल रहा है। आशीष जी, इससे पहले कि मैं एलआईसी हाउसिंग पे आऊं, आपको एक पुरानी कहानी 1 सेकंड के लिए ना आप टाइम लीजिए, मजा आता है उसमें, ज्यादा मजा आता है मुझे। हाँ। जब मैं रिसर्च की दुनिया में पहली बार आया था ना, आई वॉज एक्टिंग एज ए इंटर्न, माना पहली बार इंटर्न के हिसाब से ज्वाइन किया था और रजत दा रिसर्च हेड हुआ करते थे। तो मैंने इनके अंडर में अपनी जिंदगी की पहली रिपोर्ट एलआईसी हाउसिंग पे ही बनाई थी। रजत दा को अच्छी तरीके से याद है, ये तब बाय बनाया था 30 कि तब रुपया से का बनाया दाम था, था, 10 रुपया की पेड अप हुआ करते। बाय बनाया था सर, और हमारी कंपनी ने 10% स्टेक लिया था इसमें। अच्छा। और कम से कम 15 साल उस स्टेक को होल्ड किया था। ये और जम्मू कश्मीर बैंक दोनों एक साथ बनाए थे मैंने। आई वॉज एन इंटर्न, रजत दा वॉज रिसर्च हेड। सो मैंने इनसे ही सब कुछ सीखा है, इनके गाइडेंस में। ये है एलआईसी हाउसिंग की अगर बात की जाए तो आज की डेट में भी मैं समझता हूं कि तो इस केस में राजेश सर एक चीज, इमोशंस अटैच है आपके स्टॉक से, उन इमोशंस को डिटैच करके बताइएगा। बिल्कुल है, नहीं इमोशंस बिल्कुल डिटैच करके बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग आज की डेट में रियल स्टेट में बहुत बुलिश हो रहे हैं कि उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मैं ये पर्सनली समझता हूं कि रियल स्टेट एज अ प्ले रिटेल निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है, कि उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे, इन्वेंट्री के मुद्दे और भी पता नहीं क्या क्या जुड़े होते हैं। तो उसका प्रॉक्सी प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती है। HDFC वुड बी द फर्स्ट चॉइस, नो डाउट ऑन दैट। बट अगर सेकंड पायदान पे देखा जाए तो LIC और GIC हाउसिंग फाइनेंस ही रहेंगे। डिविडेंड यील्ड इनकी अच्छी पड़ती है। LIC की पेरेंटेज होने के कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स सस्ते पड़ते हैं। इनके NPAs ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि जो लोन दिया हुआ रहता है वो LIC पॉलिसीज के अगेंस्ट में बहुत सारे लोन दिए हुए रहते हैं। प्रमोटर लोन कम है, रिटेल लोन ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बात है जो ये चल रहा नहीं है। इसमें बिल्कुल अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं यहाँ पर ऐड की ही सलाह दूँ। इसमें तो रजत दा ने भी होल्ड की कॉल दी है। रजत दा यही पसंद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? देखिए, होल्ड का कॉल तो दिया है, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए, जब राजेश जी पुराने दिनों का याद दिला दे रहे, उसमें जब ये 30 रुपया में राजेश जी ने बाई कॉल दिया था, आई वॉज द ओनली पर्सन, मेरा अपना हम लोगों का जो बॉस था उन्होंने भी इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझको इतना पसंद नहीं आया था। तो ये क्रेडिट राजेश जी को जाना चाहिए, क्योंकि राजेश जी का काफ़ी उम्मीद था कि ऊपर चलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। हाँ, हम इसका काउंटर में उतना बुलिशनेस तो दूर का बात, हमको लग रहा था कि इसमें इतना दम नहीं रहेगा, बट आई वॉज प्रूव रॉन्ग। ये बहुत अच्छा चला था, इट वॉज अ मल्टी बैगर फ्रॉम देयर। बट अभी ये जो चार्ट की पोजीशन है, चार्ट की पोजीशन देख के मुझको लगता है कि ये एक ही कंपनी इस 370 के नीचे जब तक नहीं जाता है, और वो भी क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे 370 के नीचे नहीं चले, तो इसमें एक बार होल्ड मतलब बने रहिए, और जब ये 414 का लेवल पार कर जाएगा क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तब इसमें सुधार आएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। इसमें इतना जल्दी अपना उम्मीदें खो देना नहीं चाहिए। तो आज आपके लिए एक तो कोलकाता का गेट टुगेदर और साथ साथ कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग का तड़का। तो HDFC के बाद कुछ पसंद आता है तो LIC, GIC जैसे स्टॉक्स, और रजत दा भी कह रहे हैं एक बार ये स्टॉक 414 के ऊपर गया तो फ्रेश बाइंग ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। तो स्टॉक को होल्ड करें, या फिर जैसे राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं खरीदारी करने के भी स्टॉक में मौके। क्विकली एक स्टॉक और ले लेता हूं, उसके बाद ब्रेक का समय है। तो राजेश सर, एक स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, सारी नामचीन कंपनियां ढूंढनी है, अब कहने के लिए तो बहुत सारे लैगार्ड्स थे, अंडर परफॉर्मर्स थे, पर कोशिश करी कि जिसकी चर्चा बहुत होती है उन स्टॉक्स को ही मेंशन करूं। हीरो मोटोकॉर्प की ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, 3628 साल के हाईज, 24-25% वहां से, और स्टॉक ने भी इसी के आसपास 4000 के आसपास के ऑड लेवल्स देखे हुए हैं, तो वहां से तो और मीनिंगफुल करेक्शन होता हुआ। पर राजेश सर, आपके पास इसीलिए आया हूं क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि एक गेम चेंजिंग इवेंट, एक बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री के सामने खड़ा हुआ है, वो ई मोबिलिटी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी कितनी एप्ट है उस गेम के लिए, कौन कितना पैर जमा पाएगी, कौन कितनी तैयार है, किसके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प लेकार्ड बना हुआ है, क्या करूं?
देखिए, अगर ई मोबिलिटी की बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि भी बहुत वक्त है उसे पूरी तरीके से तोल पकड़ने में, क्योंकि अगर आप अभी जो फिलहाल लॉन्च हुई है टू व्हीलर ओला की, वो 1 लाख रुपए के आसपास आ रही है, जबकि सामने में दूसरी कंपनियों की अगर टू व्हीलर्स ली जाए जो पेट्रोल की है तो बहुत कम दामों में उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि उतने हाई प्राइस देने के लिए इस वक्त जो खरीदार है वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं बजाज ऑटो और हीरो मोटर, वो भी इवेंचुअली हो सकता है कि वो लॉन्च करे ई व्हीकल, तो वो एक जुदा मसला है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स की इस वक्त बात की जाए तो दोनों ही कंपनियां टू व्हीलर्स में, चाहे हीरो मोटो हो चाहे बजाज ऑटो हो, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं। लेकिन दिक्कत हीरो मोटर के साथ ये है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट है, जबकि बजाज ऑटो इंटरनेशनली भी सर्व करती है। तो मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए उसमें स्विच कर लेना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, हाँ, 1 लाख रुपए और 1,20,000 का वो ओला के दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। पर एक बात ध्यान रखिए भाई, 100 रुपए के पेट्रोल पे 40-50 किलोमीटर का एवरेज, इधर 20 पैसे पे 1 किलोमीटर चलने वाला गेम, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसीलिए शायद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थोड़ी महंगी लेकिन इवेंचुअली बहुत सस्ती पड़ती है सबके लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार फार्मास्यूटिकल्स में कई सारे लेगार्ड्स हैं भाई। बायोकॉन, वो न्यूलैंड लैब्स, आजकल सब चर्चा कर रहे हैं किस तरह की पिटाई उस स्टॉक की हो रही है, और विंडो फार्मा एक और लेगार्ड, इन सब पे चर्चा करूंगा। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओ तेरी, मुझे बताया जा रहा समय खत्म हो रहा है और अभी भी 3 स्टॉक्स पर हमें बातचीत करनी है, तो क्विकली आगे बढ़ता हूं। अगला स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो है बायोकॉन का। 487 साल के हाईज, वहां से ये स्टॉक 24-25% नीचे। वैसे कई सारे फार्मा स्टॉक्स ऑफ लेट करेक्ट हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बायोकॉन को इसलिए सिंगल आउट करा क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं। पिछले 2-3 सालों से एबिटा ग्रोथ मार्जिन स्टैग्नेंट हैं या डिक्लाइन दिखा रहे हैं, और वैल्यूएशंस अभी भी सेक्टर लीडिंग ये कंपनी कमांड कर रही है। ऐसे में रजत दा, बायोकॉन पे क्या करना है? देखिए, पहले तो मैं ये खुलासा कर देना चाहता हूँ कि बायोकॉन में मेरा पर्सनल होल्डिंग है, वो काफी नीचे का लिया हुआ है। बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि टेक्निकली स्पीकिंग ये तो इसमें एग्जिट ऑन रैलीज करना चाहिए, क्योंकि इसमें उतना दम कम नहीं लग रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इससे एक बार निकल जाने से बेहतर है, क्योंकि इसका मूवमेंट देखते हुए यही नजर आ रहा है कि ये हो सकता है कि 350 का लेवल भी छू लेगा और उससे भी नीचे जा सकता है। कोई भी रैली हो, निकल जाए। एग्जिट ऑन रैलीज है बायोकॉन, ध्यान रखिएगा इस स्ट्रैटेजी को। क्विकली एक और फार्मास्यूटिकल प्ले, और बिंदो फार्मा स्क्रीन्स पर आएगा। ये अपने 1064 के साल के हाई से 32% नीचे, और हाल में ये सारा करेक्शन ऑफलेट आता हुआ देखा, और कई सारे रीजंस, वो यूएसएफडी के ऑब्जर्वेशंस, वो वीक यूएस सेल्स या कंसर्न्स जो उन्होंने कॉर्नस फार्मा नाम की कंपनी को एक्वायर करा, जिसके वैल्यूएशंस जिस लेवल्स पे एक्वायर हुआ, या जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एनिमल हेल्थ स्पेस में, लोग कह रहे हैं डी फोकस हो जाएगी कंपनी, इस तरह के कंसर्न जब पिटता है तो कंसर्न सामने आते हैं। लेकिन अग्रवाल सर, करना क्या है फिर ऑरबिंदो फार्मा में? बहुत लंबे समय बाद चली थी। देखिए, मेरे ख्याल से ये ऐड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपने सही कहा कि जब गिरता है तो दुनिया भर के कंसर्न्स आते हैं, बट दीज कंसर्न्स आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, बिल्कुल खरीदारी का ही मौका है। अरे वाह, ऐड करिए, यानी कि स्टॉक में खरीदारी करने के मौके ढूंढिए इस गिरावट के बीच में। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चले इस रीसेंट करेक्शन के बीच। और आखिरी का तेरी स्टॉक जो है वो है न्यूलैंड लैबोरेटरीज। ये तो भाई साहब अभी अभी चला था, गजब की रीरेटिंग हो रही थी, और उस रीरेटिंग के बीच में उतनी इक्वली स्ट्रांग अब ऐसा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन होता चले जा रहा है। ये स्टॉक 2840 के हाई से अचानक अब 40-45% नीचे, और अब तो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट पे चला गया। रजत दा, क्या करूं, ये बहुत गजब का करेक्शन आ रहा है। सिंजिन इंटरनेशनल, नेटको फार्मा, लॉरस लैब, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ये सब एक साथ पिछले साल बहुत कहानी सुने थे। उसमें शायद लॉरस लैब अच्छा चल रहा है, और सिंजिन भी नया अपना लिस्ट पब्लिक इशू भी शायद आएगा। बट इसका चार्ट ये बता रहा है न्यूलैंड का कि ये बहुत ही वीक हो चुका है। ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज उसको भी तोड़ के ये नीचे आ गया है। अभी जब तक ये 1800 के ऊपर दोबारा नहीं चले तो इसमें खरीदारी करने का सलाह तो नहीं है, वो आपको निकल जाना चाहिए।
निकल जाना चाहिए स्टॉक्स से। तो कुछ चुनिंदा बेट्स ही थे ओ तेरी में जिनमें खरीदारी करने के मौके थे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी। अदरवाइज हमें रॉबिनहुड नहीं बनना है। इन बीटन डाउन स्टॉक्स में से कईयों में अभी भी एग्जिट करने के मौके हैं, शायद कई स्टॉक्स में अभी भी डाउनसाइड खुल रहा है। इस नोट पर रजत अग्रवाल सर, आप दोनों का धन्यवाद। पता है मैं जाते जाते एक आउट ऑफ सिलेबस भी लेकर आया था ओ तेरी स्टॉक, वो था बट ऑब्वियस आईटीसी, लेकिन अब मेरे पास समय खत्म हो गया है। पर इस प्रॉमिस के साथ छोड़े जा रहा हूं कि ओ तेरी में एक और सीरीज लेकर आऊंगा और ऐसे ही कई और ओ तेरी स्टॉक्स हम लोग रह रहे के बीच में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ये प्रोग्रामिंग देखने के लिए।